हेलो गाइस, यूट्यूब के हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी भाषा ज्ञान। हिंदी भाषा के कुछ क्लासेस डले जा चुके हैं, आप पहले उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या है? शब्द किन से मिलकर बना है? हमको पता है शब्द किन से मिलकर बना है, वर्ण से मिलकर बना है। वर्ण से अक्षर बनते हैं और इनके समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। भाषा की न्यूनतम इकाई है वाक्य। ठीक है, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य। और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, हमको तो पहले से पता है वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? अक्षर। और इससे मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, हम देखते हैं अब इसके प्रकार। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक क्या? सार्थक और दूसरा निरर्थक। नाम से स्पष्ट होता है कि सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है। सार्थक में देखते हैं, सार्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या? जिनका कुछ अर्थ होता है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मंदिर, पुस्तक। मंदिर नाम सुनते ही हमको अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि मंदिर मतलब एक धार्मिक स्थल है जहाँ लोग पूजा करने आते हैं। ठीक, पुस्तक। पुस्तक नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि पुस्तक मतलब क्या? ये ज्ञान का भंडारण का समूह है, ये वो होता है पुस्तक। ठीक है, तो इनसे कुछ अर्थ निकल रहा है, तो ये मंदिर, पुस्तक, ये क्या है? सार्थक शब्द है। और आते हैं हम दूसरा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या बोलते हैं? हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, उससे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के लिए फटाफट, चटाचट, धर धर, तो इसमें कोई विशेष अर्थ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इसीलिए ये क्या है? निरर्थक शब्द है। आगे देखते हैं। अब हम उत्पत्ति के आधार पे देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन में यही लिया जाता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन में 4, 5, 6 दिया रहता है, तो हम जनरली उत्पत्ति के आधार को ही लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक, हम देखते हैं, चलिए क्या है तत्सम, तद्भव। तो तत्सम क्या है? हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं। किससे? संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, सब तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं तत्सम में। तत्सम और तद्भव, कौन सा तत्सम है, कौन तद्भव है? ठीक, नाम में भी कंफ्यूजन होता है। तो कौन संस्कृत का है, कौन हिंदी भाषा है? तो देख लेना, जहाँ संस्कृत में क्या है? स है। तत्सम में भी क्या है? स है। तो इसमें आप आसानी से दिमाग लगा सकते हो कि तत्सम मतलब संस्कृत वर्ड ही होंगे। तो जहाँ भी संस्कृत शब्द आते हैं तो आंख बंद करके आपको क्या कर देना है? तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या क्या है? मयूर, ये एक संस्कृत शब्द है, तो क्या हो गया? तत्सम शब्द। नयन, ये भी एक संस्कृत शब्द है, तो क्या हो गया? तत्सम शब्द। अमूल्य, वानर इत्यादि, ये क्या है? तत्सम शब्द। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण परिवर्तन होने से जो शब्द बना है वो तद्भव कहलाता है। ठीक है, ये समय के साथ, परिस्थिति के साथ बदलते बदलते गए तो वो क्या कहला गया? तद्भव। ठीक है, तो तद्भव तत्सम से उत्पत्ति हुई है। तो तत्सम में संस्कृत वर्ड यूज करते थे, तो संस्कृत क्या होता था? कठिन होता था। और तद्भव हिंदी थोड़ा इजी है संस्कृत से। ठीक है, तो संस्कृत का जो हिंदी रूपांतरण है, ये समझ सकते हो, संस्कृत का हिंदी रूपांतरण ही तद्भव कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आग, आग को पहले अग्नि कहते थे, अग्नि से आग हो गया। मयूर, मयूर से मोर, वानर से बंदर, चंद्रमा से चांद बन गया, तो ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। ठीक है, तो तद्भव हिंदी शब्द है, ये एक सरलतम रूप है तत्सम का। ठीक, आगे देखते हैं हम देशज। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है वो देशज कहलाते हैं। ठीक है, देश में जो भाषा बनी है, उत्पत्ति हुई है, वो हमारा देशज कहलाता है। जैसे कि दुआ, थोथा, लोटा इत्यादि, ये क्या है? देशज है। नेक्स्ट देखते हैं विदेशज। तो विदेशज क्या होता है? दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दूसरी भाषा से आए हैं वो विदेशज कहलाते हैं। जैसे कि अलमीरा, आलपीन, ये सब विदेशी शब्द हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तत्सम और तद्भव में। तो ये क्रम आप चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ होगा तत्सम और यहाँ होगा तद्भव। ठीक है, तो ये तत्सम के जगह में आप कर लो तद्भव और तद्भव के जगह में कर लो ये तत्सम है।
ठीक है, और इधर का तद्भव है। ठीक, आप इसको सुधार लीजिएगा। तो तत्सम इधर का है, तद्भव इधर। तत्सम में अगम्य, आपको बता दूं जहां भी आधा वर्ड यूज होगा ना, आधा शब्द, जैसे आधा म है, यहाँ आधा ल है, तो समझ जाना है कि ये संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो अगम्य संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अगम। अमूल्य संस्कृत शब्द है, फिर तत्सम क्या हो गया, अमोल। अग्नि आधा ग है, तो समझ गए क्या हमारा ये तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आग। आम्र, और ये आधा र टाइप से है ना, इस वाली र, तो समझ जाना है कि ये भी क्या है, संस्कृत शब्द है, तो आम्र, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आम। नासिका तत्सम है, तद्भव हो गया नाक। विवाह, इसका तद्भव हो गया व्या। ठीक है, तो ज्यादातर व भी है तो वो भी संस्कृत शब्द होते हैं। ठीक, तो विवाह तत्सम हो गया, इसका संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा, व। ये सारे क्या है, तत्सम वाले हैं, और इधर वाले क्या है, तद्भव। ठीक है, संस्कृत वाले हैं और इधर वाले हिंदी वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, और क्या बच गया, वाष्प। वाष्प में भी व आया और ये वाला स आता है, तो ये जनरली समझ जाना है कि क्या है, हमारा संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द मतलब क्या हो जाएगा, तत्सम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्सम। तो इसका ये क्या है, वाष्प, तो वाष्प का तद्भव क्या हो जाएगा, भाप। भ्राता, भ्राता का तद्भव क्या हो जाएगा, भाई। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अब रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है रूढ़ शब्द। जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, परंपरा से विशेष अर्थ में प्रयुक्त होगा, लेकिन उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे कि क्या है, लोटा, उसके खंड मतलब यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, लोटा को यदि हम संधि विच्छेद कर दिए, तो लो धन टा। ठीक है, तो इसमें लो टा, इससे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, कोई सार्थक अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, तो ये क्या शब्द होंगे, रूढ़ शब्द। जैसे कि कल, तो कल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क धन ल, तो इसमें भी कोई स्पष्ट नहीं हुआ अर्थ दोनों के विच्छेद में, तो ये क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द में खंड करने पे, संधि विच्छेद करने पे उनके जो वर्ण बने हैं उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। अब हम देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, यौगिक उन शब्द को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, विद्यालय, विद्यालय को जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, खंड करेंगे, तो क्या होगा, विद्या धन आलय। विद्या मतलब जानते हैं क्या है, ठीक है, विद्या ज्ञान, और आलय मतलब निवास करने वाला, आलय। ठीक है, ग्रहण करने वाला। तो जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है वो क्या कहलाता है, विद्यालय। ठीक है, तो इसका दोनों का अर्थ, इसके संधि विच्छेद जब इसका खंड है, दोनों का अर्थ अपना अपना अर्थ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, यौगिक। दया सागर, इसको हम संधि विच्छेद किए तो दया धन सागर, तो दया का अर्थ भी समझ में आ रहा, सागर का अर्थ भी समझ में आ रहा, तो ये भी कौन सा शब्द होगा, यौगिक शब्द। ठीक, अब हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ क्या होता है, तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाता है, योग रूढ़। ठीक, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, पंकज धन ज। पंकज, पंकज को यदि हम खंड बांटे तो क्या हो गया, पंख धन ज। पंख मतलब क्या होता है, कीचड़। पंख मतलब क्या होता है, कीचड़। और ज मीन्स क्या होता है, जल में रहने वाला। ठीक है, ज मीन्स क्या होता है, जल में रहने वाला। तो जल में रहने वाला और कीचड़ में खिलता है क्या, पंकज। तो हम कीचड़ और जल को छोड़कर इन दोनों के जगह में विशेष अर्थ क्या को बताए, पंकज को बताए, कमल को बताए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़। तो योग रूढ़ में क्या होता है कि ये दोनों के अर्थ को छोड़कर, सार्थक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता है। तो यहाँ हम कीचड़ और जल से कमल का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, यौगिक रूढ़। ठीक, अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप कमेंट जरूर करिए। आप बताना है ये शब्द देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है। ठीक, तो आप नोट करिए और कमेंट अवश्य कीजिए। जैसे अभी दिवाली आ रहा, तो आप मुझे बताइए दीपावली ये तत्सम है या तद्भव है। पहला क्वेश्चन, दीपावली तत्सम है या तद्भव है, आप कमेंट करके अवश्य बताइए। नेक्स्ट है कर्तव्य, ये तत्सम है या तद्भव है, कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, आलस्य तत्सम है या तद्भव है। आप लोगों को और मैं बता दे रही हूँ, एक हिंट दे देती हूँ, जहाँ भी आधा यूज हो या तो आधा र यूज हो वो लगभग संस्कृत वर्ड होते हैं। ठीक है, और बताना है आपको नारियल, नारियल का तत्सम शब्द क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट है
जमाता, जमाता तत्सम है या तद्भव है, ये बताना है। नोट कर लीजिए सारा। मैं पहला बोली दीपावली, आपको बताना है तत्सम है या तद्भव है, कमेंट करके अवश्य बताएं। दूसरा कर्तव्य, तीसरा आलस्य, चौथा नारियल का आपको तत्सम बताना है, पांचवा जमाता। आपको ये बताना है इसमें तत्सम है या तद्भव है। और आप मुझे बताना है, अब ये तत्सम तद्भव का था, अब देशज और विदेशज का बताइएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कीजिए। गिड़गिड़ाना, ये देशज है या विदेशज है? गिड़गिड़ाना आपको देशज विदेशज में बताना है। ठीक है, तो तत्सम तद्भव के लिए 5 क्वेश्चन है, देशज विदेशज के लिए भी 5 क्वेश्चन। तो पहला है गिड़गिड़ाना। दूसरा लिखिए दवा, दूसरा लिखिए दवा, दवा मतलब दवाई वाला दवा। ठीक है, तीसरा लिखिए नकल, तीसरा लिखिए नकल, बताना है आपको ये देशज है या विदेशज है, नकल। चौथा लिखिए झिझक, चौथा लिखिए झिझक, झिझकना, झिझक। और पांचवा लिखिए पांचवा लिखिए पड़ोस। तो इसको आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आज क्लास हम यही ओवर करते हैं। धन्यवाद।